प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक जो कार्बनिक खाद था, उसके बाद में अपन ने जैसे गोबर की खाद बनाने की विधियां, फिर कंपोस्ट बनाने की विधियां, फिर वर्मी कंपोस्ट में से क्वेश्चन, फिर खलियों में से क्वेश्चन और हरी खाद में से, ये अपन ने देखे थे। इसके बाद में इस टॉपिक के जो महत्वपूर्ण दो, जैसे पोषक तत्वों के वर्गीकरण और कार्यों के बाद में जो टॉपिक आते हैं वो जैव उर्वरक और उर्वरक आते हैं। आज ले रहे हम उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर। दोस्तों इसमें से 2020 जेट 2020 में जो क्वेश्चन पुटअप हुआ था उस पे अपन नजर रख लेते हैं। उसी के हिसाब से अपन पहले क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना। उसमें क्वेश्चन आया था कि निम्न में से मुक्त जीवी माइक्रोब नहीं है। यानी आपको एक ऐसा जैव उर्वरक ढूंढना था जो मुक्त नहीं होता है, फ्री नहीं रहता है, यानी जो किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है ना। तो मुक्त जीवी में उन्होंने डाला था, एम में डाल दिया जैसे एजोटोबैक्टर, बै में डाल दिया जैसे एजोस्पिरिलम, एजोस्पाइरिलम या स्पिरिलम। छह में उन्होंने डाल दिया जैसे एनाबिना, और द में उन्होंने डाल दिया था राइजोबियम। दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, जिसके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर थे, एक ही चीज समझी थी उसने तुरंत फटाफट देख लिया था। देखो दोस्तों, इनमें से तीन चीजें ऐसी है जो मुक्त जीवी है। मुक्त जीवी मतलब एकदम फ्री रहती है, वो फसल को देती है कुछ ना कुछ नाइट्रोजन फास्फोरस और बदले में कुछ नहीं लेती। एक ऐसा होता है जो देता भी है और लेता भी है, इसको कहते हैं मुक्त नहीं होना, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहना, सहजीवी संबंध। तो इन सब में सहजीवी संबंध आपका कौन बनाता है? राइजोबियम बनाता है। सिम्बायोसिस एसोसिएशन, दलहनी फसलों के साथ में सहजीवी, यानी आप मुझे लाभ दो और मैं आपको लाभ दूंगा, साथ साथ जीना साथ साथ मरने वाली कसम ये खा के रखता है राइजोबियम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के भी आते हैं। इंग्लिश के शब्दों का भी यूज किया जाता है। माइक्रोब का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, क्योंकि जैव उर्वरक एक प्रकार के क्या है? सूक्ष्म जीव ही है। अब पहले देखेंगे, पहले छोटी सी परिभाषा। ये हो गया जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर। देखो उर्वरक क्या होते हैं? उर्वरक होते हैं कल कारखानों में बनने वाले, सिर्फ उर्वरक कल कर, कल कारखानों में बनने वाले। और ये होते हैं कैसे नेचर में? कैसे होते हैं? कार्बनिक। ये कैसे होते हैं? कार्बनिक, सॉरी अकार्बनिक, सॉरी अकार्बनिक होते हैं, क्योंकि ये एक रसायन होते हैं। क्या होते हैं ये? रसायन होते हैं। आगे डिस्कशन करेंगे यूरिया का कार्बनिक क्यों पूछा जाता है। अब इसमें एक शब्द लगाओ, जैव उर्वरक। जैव उर्वरक जो है जीवित जो सूक्ष्म जीव हैं, जीवित सूक्ष्म जीव हैं, इनके शरीर की संरचना होती है। ये भी उर्वरक भी क्या देते हैं? जैसे यूरिया क्या देगा? नाइट्रोजन। डीएपी क्या देगा? नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों। तो जो उर्वरक देते हैं ना, जैसे पोषक तत्व, वैसे ये भी एक एक दो दो पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं, लेकिन ये सजीव होते हैं, इनकी एक जटिल कॉम्प्लेक्स होती है ना। तो ये जीवित जो जीवों का एक समूह होता है जो मृदा में क्या देता है? पोषक तत्व देता है। और पोषक तत्वों में भी मुख्यतः कौन क्या क्या देता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। क्या क्या देते हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस देते हैं। अब अपन नाइट्रोजन फास्फोरस के आधार पे वर्गीकरण बाद में करेंगे, पहले पिछली बार जो क्वेश्चन आया था उसके आधार पे वर्गीकरण कर लेते हैं, है ना। तो वर्गीकरण अपन करेंगे सबसे पहले। ये तो आगे आपके जैव उर्वरक। अच्छा, जैव उर्वरकों में एक दो चीजें मैं आप लोगों को यूं ही पूछ लेता हूं कि जैव उर्वरकों का अनुसंधान संस्थान या जैविक खेती का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जैविक खेती का ये मेरे टाइम जो है 2015 में सुपरवाइजर में भी पूछा हुआ है। 2015 में तो जैविक खेती का गाजियाबाद में। कहाँ है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद कहाँ है? यूपी में आता है। कहाँ आता है? यूपी में आता है। फिर इसके बाद में अभी जो एससीएफ के एओ के पेपर हुए ना, उनमें दो तीन क्वेश्चन आए। भारत का जो प्रथम राज्य है जिसको जैविक राज्य जो घोषित किया गया, भारत का प्रथम जैविक राज्य, तो ये था आपका सिक्किम। प्रथम जैविक राज्य सिक्किम। ये टिटबिट्स हैं जो थोड़ी थोड़ी आप लोग देखते रहे, सिक्किम है। और अगर मैं बात करूं यहां राजस्थान के जिले की, कि राजस्थान के कौन से जिले को, ये राजस्थान लिख दिया, राजस्थान का जिला जिसको अपन ने जो पहला ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया, तो वो आपका था कौन सा? डूंगरपुर। ये क्वेश्चन भी अभी आया था, ए शेप में आया था। और फिर ए शेप में ये क्वेश्चन और आया था बैक टू बैक, कि भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक जैविक खेती हो रही है? भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक जैविक खेती? तो मध्य प्रदेश में हो रही है भैया।
सर्वाधिक जैविक खेती, यानी जिसमें रसायनों का, कीटनाशकों का प्रयोग बिल्कुल निषेध है, तो ये हो रही है मध्य प्रदेश में या एमपी में। तो ये थोड़े से टिटबिट्स भी दो तीन देख लेना है ना। जैव उर्वरकों का या जैविक खेती का अनुसंधान संस्थान हो गया, ये हो गए। फिर अब इसके बाद में अपन पहला वर्गीकरण जो पढ़ेंगे ना इनका, वो किस आधार पे पढ़ेंगे, दो छोटे छोटे वर्गीकरण करेंगे समझने की दृष्टि से। पहला वर्गीकरण का अपना क्राइटेरिया होगा जैव उर्वरकों का, एक टर्म होती है सहजीवी, साथ साथ जीना। इस सहजीवी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एसोसिएशन, एसोसिएशन होता है किसी भी दो चीजों का जो गठबंधन होता है ना, उसको एसोसिएशन बोला जाता है ना। जैसे ट्रक यूनियन एसोसिएशन है, कोचिंग वालों का एसोसिएशन होता है, मेडिकल का एसोसिएशन होता है, वो एक एसोसिएशन होता है ना, संगठन होता है। तो सहजीवी और एक होता असहजीवी। अब मैंने कहा एग्जाम में कभी भी जो चीजें हम लोग आपको ऐसे कैसे पढ़ाते हैं उनमें से तोड़ मरोड़ जरूर आता है। असहजीवी का मतलब ये हो गया साथ साथ नहीं रह रहे हैं। ये जैसे मान लो कि अपनी फसल को नत्रजन दे रहे हैं लेकिन उनसे ले नहीं रहे, तो इस असहजीवी को मैं अगर मुक्त जीवी बोल दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुक्त जीवी। और इस मुक्त जीवी को अगर मैं इंग्लिश में अगर फ्री लिविंग बोल दूं, यानी एकदम फ्री रहते हैं, किसी के प्रेशर में नहीं है, बस देते हैं लेते कुछ नहीं है। और इस असहजीवी को मैं बोल सकता हूं नॉन सिम्बायोसिस, नॉन सिम्बायोसिस जैसा कि इसमें है। तो एक चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि जो फसल के साथ में रहेंगे जो जैव उर्वरक और उनको कुछ ना कुछ देंगे सहजीवी है, जो फसल को दे देंगे लेकिन उनसे मांगेंगे कुछ नहीं, वो मुक्त हो गए, फ्री हो गए, नॉन है, वो फसल से कुछ नहीं मांग रहे। तो जो सहजीवी होंगे, इस सहजीवी के भी फिर दो उदाहरण बनते हैं। सहजीवी में भी एक नाइट्रोजन प्रदान करने वाला और एक फास्फोरस प्रदान करने वाला। सहजीवी नत्रजन देने वाला जैव उर्वरक का उदाहरण है राइजोबियम। क्या है भैया? राइजोबियम। इसकी अपन डिटेल से बात करेंगे, सिर्फ अभी आप इतना देख लें कि कौन सा किसके साथ में रहता। अब राइजोबियम सहजीवी किसके साथ में है भैया? राइजोबियम सहजीवी हो गया किसके साथ? दलहनी फसलों के। किसके साथ में हो गया? दलहनी फसलों के साथ में। दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जैव उर्वरक कौन सा है? राइजोबियम है। राइजोबियम कौन सी फसलों से? दलहनी फसलों से। फिर फास्फोरस वाला सहजीवी कौन सा हो गया? फास्फोरस का है माइकोराइजा। माइकोराइजा। माइकोराइजा एक सहजीवी जैव उर्वरक है जो फास्फोरस प्रदान करता है। किसके साथ में रहता है? सहजीवी किसके साथ में कर रहा है? उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों में, उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों में। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अपनी जो खेजड़ी की खुदाई करते हैं, नीचे वाली जो जड़ होती है मर्दा में अधिक गहराई पे होती है, उसको जब सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो जो नीचे वाली जो अधिक गहराई पे थी वो उन जड़ों पे जो है एक सफेद सफेद सा जाड़ सा लिपटा हुआ रहता है, वो जाड़ माइकोराइजा का होता है। किसका होता है? माइकोराइजा का। इस माइकोराइजा की एक छोटी सी स्पीसीज भी है जिसका नाम वेम है, वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, जिसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ लेंगे। पहले आपके इतना सा समझ में आना चाहिए किसको सहजीवी में लेंगे और किसको असहजीवी में लेंगे। सहजीवी में दो है, अपना राइजोबियम है, माइकोराइजा। राइजोबियम नत्रजन देने वाला सहजीवी है और माइकोराइजा फास्फोरस देने वाला है। राइजोबियम कौन सी फसलों के साथ में जीता मरता है? दलहनी फसलों के साथ में। किसके साथ में होता है? दलहनी फसलों के साथ में होता है। जबकि माइकोराइजा किसके साथ में होता है? उच्च वर्गीय पादपों के साथ में, उच्च वर्गीय पादपों के साथ में, है ना, उसकी जड़ों में रहता है ना। तो ये चीज आप लोगों की यहां तक क्लियर हो गई। फिर इसके बाद में मुक्त जीवी जो फसल को ये कहते हैं कि हमसे पोषक तत्व ले लो, हम आपसे ना तो भोजन मांगेंगे, ना आवास मांगेंगे, ना पोषण मांगेंगे। ये तो क्या करते हैं? उनके साथ में रहकर भोजन पोषण आवास मांगते हैं, ये नहीं मांगते हैं। तो असहजीवी में जो मैं बताऊं ज्यादातर जो है अपने नत्रजन वाले ही हैं। कौन से हैं? नत्रजन वाले ही हैं। फास्फोरस के कुछ हैं जो विशिष्ट हैं, तो अपने नत्रजन वाले कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? फॉर एग्जाम्पल एजोटोबैक्टर, फिर आ जाएगा एजोस्पिरिलम, फिर इसके बाद में आ जाएगा बीजीए। इसके बारे में अपन थोड़ा आगे पढ़ लेंगे। बीजीए को ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल कहते हैं। बीजीए को साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं
शाइनोबैक्टीरिया, शाइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। इसके बाद में जो है आपके इस बीजीए की स्पीसीज होती है एनाबिना नो स्टॉक, जो पिछली बार ऑप्शन में यही आया था, एनाबिना और नो स्टॉक इसकी स्पीसीज होती है। तो एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, बीजीए, बीजीए को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, एनाबिना नो स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो है असहजीवी में आ जाएगा आपका एजोला, जो कि एक जलीय फर्न होती है, जलीय फर्न होती, एक्वेटिक फर्न होती। अब क्वेश्चन एक ये भी उठता है कि नीलहरित शैवाल और एजोला कौन सी फसल में नत्रजन स्थिरीकरण करते हैं? ये धान में करते हैं। किसमें करते हैं? धान में। तो पहली चीज आप लोगों की ये समझ में आनी चाहिए कि सहजीवी असहजीवी क्या होते हैं। सहजीवी असहजीवी का मतलब हो गया कि जो सहजीवी हो गया फसलों को पोषक तत्व देने के बाद वहां से भोजन और आवास प्राप्त करता हो, और ये जो है उनको पोषक तत्व देते हैं, वहां से भोजन और आवास प्राप्त नहीं करते हैं। अब एक एक के ऊपर अपन चलते हैं। अब दूसरा जो वर्गीकरण करेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले नत्रजन वाले जैव उर्वरक। नत्रजन वाले जैव उर्वरक, और सबसे पहले लेंगे राइजोबियम। राइजोबियम नत्रजन प्रदान करने वाला जैव उर्वरक है। अब इसकी पहली विशेषता तो ये हो जाएगी कि ये सहजीवी है, ये मुक्त जीवी नहीं है। और पिछली बार यही आंसर था कि निम्न में से मुक्त जीवी नहीं है, यानी बंधा हुआ निम्न में से मुक्त जीवी नहीं है, यानी ये मुक्त नहीं था, ये बंधा हुआ रहता है, इसलिए ये हो जाएगा सहजीवी हो जाएगा, है ना। तो राइजोबियम सहजीवी हो गया। सहजीवी के अलावा इसको वायवीय बोल सकते हो आप, एरोबिक होता है। इसके अलावा ये परपोषी जीवाणु है, हेटेरोट्रोपिक है, परपोषी है। परपोषी के अलावा ये ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव भी है, ये ग्राम ऋणात्मक। इसके अलावा इसका आकार कैसा होता है? छड़ाकार होता है। तो ये भी आप छोटी छोटी इसकी विशेषताएं देख लें कि जो आपका राइजोबियम है वो सहजीवी हो गया, वायु की उपस्थिति में होता है तो वायुबिक, वायवीय या एरोबिक हो गया। ये दूसरे पौधों के ऊपर अपना जीवन यापन करता है, इसलिए इसको हेटेरोट्रोपिक या प्रपोषी कहेंगे। ग्राम नेगेटिव होते हैं ज्यादातर बैक्टीरिया, और इसका आकार होता है छड़ाकार होता है। फिर दूसरी चीज जो अपन ने देखी कि ये कौन सी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण करेगा? दलहनी फसलों में। दलहनी फसलों की जो पौधे होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों में ये क्या बनाता है? गांठों का निर्माण करता है। क्या करता है? गांठों का निर्माण करता है। इन गांठों में कौन रहता है? आपका राइजोबियम रहता है ना। अब जब अपन ने पिछले टॉपिक में भी इसके बारे में चर्चाएं की थी कि ये जो राइजोबियम होता है ये कौन से एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ रहता है, तो यहाँ एंजाइम आपको मिलेगा दलहनी फसलों की गांठों में, एंजाइम मिलेगा नाइट्रोजिनेज। अगर आपसे बायो में पूछ ले या और किसी कंपटीशन में, नाइट्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में राइजोबियम काम करता है। कई बार नाइट्रोजिनेज की जगह नाइट्रो रिडक्टेज भी आ जाता है, नाइट्रो रिडक्टेज भी आप बोल सकते हो। यहां इनको जीन कौन सा मिलता है? निफ जीन मिलता है। कौन सा मिलता है? निफ जीन मिलता है। तो जो राइजोबियम की ये आपने एक दो तीन विशेषताएं देख ली। कई बार सीधा सा यहीं से क्वेश्चन ये से ही पूछ लेते हैं कि दलहनी फसलों में जो है नत्रजन स्थिरीकरण कौन करता है? कि राइजोबियम करता है, बात खत्म, है ना। ये सब पूछा ही नहीं जाता, लेकिन पिछली बार की तरह देखे तो ज्यादा कुछ पूछ लेते हैं। अब दलहनी फसलों में भी राइजोबियम की अलग अलग प्रजातियां हैं। तो राइजोबियम की प्रजातियां अलग अलग है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं भाई। राइजोबियम की प्रजातियां, अगर मैं परंपरागत क्वेश्चनों की बात करूं ना, तो ट्रेडिशनल जो अपने क्वेश्चंस आने चाहिए वो इस सारणी में से बहुत बार आए हुए हैं। जो पहले अपन ने बात की थी जेट में कि माइक्रोब नहीं है, वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन उसने ऐसा क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसे कुछ मामले कई बार आते हैं ना। तो अपन दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम की विभिन्न प्रजातियां कौन कौन सी लेंगे, इसकी एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। इधर क्रम संख्या लिख ली, इधर आपकी दलहनी फसल हो जाएगी। दलहनी फसल से पहले आप इधर जो है राइजोबियम प्रजाति ले, है ना, वो थोड़ा सा समझाने में ठीक रहेगा, है ना। राइजोबियम की प्रजाति यानी ये हो गई आपकी प्रजाति, और इधर लिख लेंगे कौन कौन सी दलहनी फसलें हैं, क्योंकि इसमें राइजोबियम में तो दलहनी आएगी, कौन कौन सी है ना।
अब शुरू होते हैं अपन इसकी तरफ। सबसे पहले एक नंबर पे लेते हैं अपन राइजोबियम का, मैं रा लिख देता हूं, राइजोबियम मेलिलोटी या मेलिलोटाई भी आ जाता है कई जगह पे, इंग्लिश के वर्ड है, हिंदी में मेलिलोटी मेलिलोटाई कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। ये आती है आपकी किस किस में, मेथी, रिजका, देखो मेथी का कुल, मेथी में फलियां आती है लेग्यूमिनेशी है, रिजगा में फलियां आती है तो ये भी लेग्यूमिनेशी है, और सेंजी मेलिलोटस एल्बा, सेंजी को ज्यादा मात्रा में खाने पर पशुओं में आफरा हो जाता है, और आफरा में जो कौन सा यंत्र काम में लेते हैं, ट्रोकार कैनुला। आफरा का ये ऐसे भी आता है क्वेश्चन 2015 सुपरवाइजर में आया था कि निम्न में से आहार जनित कौन सा रोग है, और आफरा ऑप्शन में नहीं मिला लोग तो उनके समझ में ही नहीं आया, क्योंकि आफरा को उन्होंने जो है ऑप्शन में दे दिया टिम्पेनाइटिस, उसको इंग्लिश में कहते हैं। इसलिए अंग्रेजी का भी महत्व बहुत ज्यादा है, चाहे सुपरवाइजर हो चाहे जेट हो। अगर आप छोटे छोटे शब्दों को लर्न करेंगे तो वो आपके बहुत ज्यादा काम में आते हैं, है ना। क्योंकि कई बार पेपर बनाने वाले का जो लेवल होता है ना वो इतना अच्छा रहता है कि न चाहते हुए भी कुछ शब्दों का हिंदी कर नहीं पाता है या फिर करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वो अपने लिए मुसीबत हो जाते हैं ना। तो पहली चीज होगी राइजोबियम मेलिलोटाई, और मेलिलोटाई में अपन ने पढ़ लिया मेथिरिंजगा सेंजी। इसको याद करने का तरीका ये है, देखो सेंजी का नाम होता है ना, सेंजी का वैज्ञानिक नाम जो वानस्पतिक बोटनी है वो मेलिलोटस होता है एल्बा। तो आप या तो यूं याद कर ले या फिर छोटी सी इसको ट्रिक यूं काम में ले लें कि जो लोटी है या जो रोटी, जैसे हरियाणवी लोग लोटी बोलते हैं ना, तो जो लोटी होती है ना वो किसकी है, मेरी से बोलते हैं ना, किसकी से, या मेरी से। लोटी किसकी है यानी रोटी किसकी है कि मेरी है, मे फॉर मेथी, री फॉर रिंजका, से फॉर सेंजी। ये तीन याद हो गए तो और सारणी के नाम तो आपको याद हो जाएंगे क्योंकि वो आसान है। ये तीन थोड़े से टिपिकल पड़ते हैं सारणी में, तो मेथी, रिंजका, सेंजी, लोटी। लोटी किसकी है, मेरी से। अब देखिए दूसरा आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, कैसे, कि राइजोबियम ट्राइफोलाई, और ये सबसे ज्यादा पूछा हुआ है, ट्राइफोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई, और ये है बरशीम का। अब आप मुझे बरशीम का वानस्पतिक नाम बताइए भाई, अलेक्जेंड्रियम ट्राइफोलियम या ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। यानी उसमें जो पत्तियां आती है ना वो तिकोनी आती है, तीन कोण की आती है, रिजगी की तरह गोल नहीं आती है ना। तो ये जो ट्राइफोलाई शब्द है इसके वानस्पतिक नाम में ऑलरेडी आता है, इसलिए ज्यादा दिक्कत ही नहीं हो रही इसको इसको ट्रांसलेट करने में है। अलेक्जेंड्रम ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, यानी इसका वानस्पतिक नाम में इसका नाम छुपा हुआ है, तो आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद में तीसरा आता है राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम जेपोनिकम, और ये होता है आपका सोयाबीन का। कईयों को क्या होता है, ये याद तो हो जाता है कि राइजोबियम जेपोनिकम सोयाबीन का वनस्पतिक नाम है, लेकिन इस जापान के चक्कर में उत्पत्ति स्थल भी जापान याद हो जाता है और कई बार इसका फायदा उठा लेता है वो जापान। तो इस सोयाबीन का याद रखना सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। इसमें तेल प्रोटीन की मात्रा के बाद में जो है ना वो इसका उत्पत्ति स्थल भी पूछते हैं, तो ये भी याद रखना है। तेल प्रोटीन तो याद रखना ही रखना है, तेल कम और प्रोटीन ज्यादा। कई तेल ज्यादा निकालते हैं क्योंकि घर पे सोयाबीन का रिफाइंड खा रहे हैं ना बराबर, तो 40-20 कर देते हैं, है ना। तेल तो 20 ही है और प्रोटीन का मुख्य स्रोत है 40%, इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ये सोयाबीन हो गया जेपोनिकम। इसके बाद में अगर बात करें तो तीसरा, अब ये तीन इंपॉर्टेंट है बाकी की कम इंपॉर्टेंट है। फिर आता है राइजोबियम आपका फेशियोली, राइजोबियम फेशियोली, ये लेते हैं अपन राजमा में काम में। अगर आपने राजमा का वानस्पतिक नाम सुना हो तो राजमा का वानस्पतिक नाम होता है फेशियोलस वुल्गेरिस। तो देखो इसके नाम में आ गया, इसका वानस्पतिक नाम ये रहा, इसका वानस्पतिक नाम ये रहा, फेजियोलस वुल्गेरिस है तो फेजियोली, अलेक्जेंड्रम ट्राइफोलियम है तो ये ट्राइफोलाई आ गया, मेलिलोटस एल्बा सेंजिका है तो मेलिलोटी आ गया। तो इनके वानस्पतिक नामों में से ही इनकी प्रजातियां बनाई हुई है। अच्छा, राजमा का क्वेश्चन जो सुपरवाइजर 2018 में पिछली भर्ती में पूछा गया था वो ये था कि राजमा में प्रति हेक्टेयर नत्रजन की कितनी आवश्यकता होती है। राजमा भी एक विशिष्ट दलहनी फसल है। दलहनी फसलों का गुण होता है कि ये जड़ों में गांठें रखती है, गांठों में राइजोबियम रखती है, राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है तो फिर किसान बहुत कम देता है। इसीलिए तो अपने मूंग में, मोठ में, चने में, ग्वार में यूरिया किसान या तो देता ही नहीं या न बराबर देता है ना। लेकिन राजमा एक ऐसी दलहनी फसल है जिसकी जो जड़ें होती है इनमें जो है नोड्यूल्स नहीं पाई जाती है, गांठें नहीं पाई जाती, गांठें पाई भी जाती है तो उनको साई नोड्यूल्स बोलते हैं, सरमिली या संकुची गांठें जो नत्रजन का स्थिरीकरण
नहीं करती। इसलिए राजमा एक दलहन होते हुए भी वातावरण की स्वतंत्र नत्रजन को पौधे के लिए काम में नहीं ले सकती। इसलिए इसमें खाद्यान्न फसलों की तरह ही 110 से 120 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर डाली जाती है। कईयों ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा, ऑप्शन दिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, उन्होंने सोचा ठीक है 30-40 किलो बहुत ज्यादा होगी। कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि राजमा जो है 100 से ऊपर भी चली जाएगी, जो आपके गेहूं में, मक्का में, इनमें काम में ली जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लें। फिर इसके अलावा ज्यादा इसमें से कुछ आता नहीं है, जैसे राइजोबियम स्पीसीज में से आपके मूंग, मोठ, चना ये सब हो जाएगी। और लुपिनी आता है, एक लुपिन ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली मटर के समान दलहनी फसल है ना, तो उनमें से वहां से क्वेश्चन आता नहीं। वो नाम है वैसे ही है, जैसे थोड़ा देखना चाहो तो देख लो, राइजोबियम लुपिनी है तो लुपिन है, लुपिन एक दलहनी फसल है। तो मोस्टली अपने मटर होता है वैसे ऑस्ट्रेलिया में। और लास्ट लास्ट में जो है, लास्ट लास्ट में अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख लेना फिर, राइजोबियम स्पीशीज। स्पीशीज में आप जितने भी मूंग, मोठ, ग्वार, चना ये रह गए ना, वो सारे आ जाएंगे स्पीशीज में, वो सारे आ जाएंगे, है ना। तो स्पीशीज में आप लिख लेना मूंग, मोठ, ग्वार ये। तो दोस्तों राइजोबियम दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण करने वाला सहजीवी जीवाणु है, वायवीय है, परपोषी है। इन तीन का विशेष ध्यान रखना है, एक, दो और ये तीन, ठीक है। इसके बाद में छोटी छोटी बातें अगर आप देखना चाहो तो कंपटीशन में तो नहीं आते। राइजोबियम का जो एक पैकेट होता है, इसका वजन कितना होता है? एक पैकेट होता है 200 ग्राम का। कितने ग्राम का आता है? 200 ग्राम का। और 1 हेक्टेयर में अगर अपन बीजोपचार करना चाहें राइजोबियम से, तो 1 हेक्टेयर के बीजोपचार के लिए कितने पैकेट चाहिए? 3 पैकेट। तो एक पैकेट में 200 है, तो 200 इंटू क्या हो गया? 3, यानी 1 हेक्टेयर के लिए राइजोबियम की मात्रा कितनी चाहिए? 600 ग्राम। 1.5-2 लीटर पानी हो, 250 ग्राम गुड़ हो, वो सब चीजें आपके ज्यादातर थ्योरेटिकल चीजें जो पूछी नहीं जाती है। तो ये राइजोबियम हो गया भैया। अब नत्रजन स्थिरीकरण करने वाला 2 नंबर पे आता है एजिटोबैक्टर। इनमें ज्यादा कोई मैटर है नहीं, एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर। अब देखो इस एजिटोबैक्टर को आप 2 तरीके से याद कर सकते हो। एक तो देखो इसमें बै शब्द आता नहीं है, बै शब्द आपको पहचान करवा देगा रबी और एजिटोबैक्टर बै, क्योंकि एजोस्पिरिलम में नहीं आता है। किसमें नहीं आता है? एजोस्पिरिलम में नहीं आता है, इसमें नहीं आता है। जो नेक्स्ट पढ़ेंगे ना तीसरा, यहां लिख देता हूं, एजो स्पाइरिलम या स्पिरिलम, इसमें ब कहीं भी नहीं आता है। तो ये ब से आपको रबी याद करवा देगा। रबी की फसलों में मुख्यतः इसको काम में लेते हैं गेहूं, जौ, कपास, गन्ना, इनमें, है ना, मुख्यतः गेहूं और जौ में। गेहूं जौ में काम में आने वाला नत्रजन स्थिरीकरण करने वाला जैव उर्वरक कौन सा है? एजिटोबैक्टर है। और एजिटोबैक्टर के बारे में बता चुका, ये असहजीवी है, गेहूं को देगा लेकिन बदले में कुछ नहीं लेगा। इस किसी तरह जड़ों में घर नहीं बनाएगा, पोषण नहीं लेगा, भोजन नहीं लेगा, जल नहीं लेगा, कुछ नहीं लेता। इसलिए ये फ्री लिविंग है, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला है। गेहूं है, जौ है, कपास है, सब्जियां हैं, इनमें, है ना। और दोस्तों फिर दूसरा एजियोस्पाइरिलम बच गया, तो खरीफ में आ गया। और खरीफ भी अगर याद नहीं याद करो तो शिप और पादपों में आ गया। किस में आ गया? शिप और में, जैसे गन्ना, मक्का, ज्वार, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, सारे शिप और प्लांट्स में आ गया। ये एजोस्पाइरिलम आ गया। और आपको किसी भी कंपटीशन में इनमें जो है प्रति हेक्टेयर जो नत्रजन स्थिरीकरण है ना, वो पूछे तो एक फिक्स रेंज होती है इनकी, कोई ज्यादा नहीं करते हैं। ये 15 से 30 किलोग्राम, कई बुक्स में 15 से 20, 20 से 25, कई में 25 से 30, तो आप एक रेंज के तौर पे याद रखो। तो 15 से 30 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर ये क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं, जमा कर देते हैं एजिटोबैक्टर। ये इनका मैंने पढ़ ही लिया था, असहजीवी होते हैं, है ना। फिर इसके बाद में इनमें चौथे नंबर पे आता है बीजीए, ब्लू ग्रीन एलगी, हिंदी में बोलेंगे नील हरित शैवाल। एक प्रकार की कांजी सी आती है। इसका दूसरा नाम भैया साइनोबैक्टीरिया भी है। क्या बोलते हैं इसको? साइनोबैक्टीरिया। कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे देते हैं, जैसे पिछली बार 2020 के जेट में कंफ्यूज करने के लिए इसकी एक प्रजाति होती है, उस प्रजाति का ही नाम टिका दिया, है ना, कि निम्न में से कौन सा मुक्त जीवी नहीं है। इसका नाम देता तो थोड़ा समझ में आ जाता। तो ज्यादातर बच्चों ने उसी पे दाव खेला, और दाव खेला और गलत हो गया। एनाबीना इसी की प्रजाति है एक, और नो स्टॉक भी है। नो स्टॉक और एनाबीना का मतलब आप नील हरी शैवाल को ही पुकार रहे हो। और जो क्वेश्चन आपके आना चाहिए
ट्रेडिशनली वो आना चाहिए, ये कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का, तो प्रयोग धान में करते हैं। किस में करते हैं? धान के खेत में, चावल में करते हैं। फिर इसके बाद में अगला नत्रजन देने वाला कौन सा आ जाएगा आपका? ये भी नत्रजन देता N2, एजिटोबैक्टर भी वही दे रहा था, एजोस्पिरिलम भी वही दे रहा था, राइजोबियम भी वही दे रहा था, लेकिन अलग अलग दे रहे थे, वो दो खाद्यान्न फसलों में, ये अलग खाद्यान्न में। अब इसके बाद में आ जाता है लास्ट में एजोला। ये तो एक सेवाल है और ये एक जलीय फर्न है, थोड़ा सा फर्क है दोनों में, है ना। एक सेवाल है, एक जलीय फर्न है, तो लिख देंगे ये एक एक्वेटिक फर्न है। तैरती हुई एक फर्न होती है एक्वेटिक फर्न, जलीय को एक्वेटिक बोला जाता है भैया, इट इज एक्वेटिक फर्न। और ये भी किस में काम आती है? धान में। ये क्वेश्चन बहुत से बार दोनों आए हुए हैं, ये कोई सा एक दे देते हैं कि निम्न में से धान की फसल के लिए एजोला किसके लिए प्रयुक्त है? धान के लिए है। तो ये भी एकदम जो है इजी साग रहता है ना। फिर इसके बाद में आता है आपका फास्फोरस वाला, नत्रजन वाले हो गए। फास्फोरस, फास्फोरस के जैव उर्वरक, फास्फोरस के जैव उर्वरकों में मैंने एक आपको सहजीवी तो अभी लिखा ही दिया भाई। सहजीवी की अगर मैं कहूं, बात करूं और फास्फोरस देने वाला है तो वो कौन सा आपका? माइकोराइजा। और माइकोराइजा जो है सहजीवी किसके साथ में रहता है? उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों में। हायर रूट प्लांट्स एसोसिएशन, उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों में। पादपों को तो देता है फास्फोरस और बदले में भोजन और आवास लिपटा रहता है वहीं, है ना, माइकोराइजा होता है। और जो माइकोराइजा है इसकी एक प्रजाति है वीएम, VAM, वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, है ना। तो ये फास्फोरस वाला सहजीवी तो ये हो गया। अब फास्फोरस वाले असहजीवी कौन से हैं? फास्फोरस के असहजीवी जैव उर्वरक, जो असहजीवी का मतलब मुक्त है, एकदम फ्री है, देंगे लेकिन लेंगे कुछ नहीं, बंधे हुए नहीं रहते हैं, साथ साथ जीने मरने का इनका कोई सिस्टम नहीं होता है। ये फ्री लिविंग जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स होते हैं। अब इनमें से जिन बच्चों ने 2020 में पेपर, 2019 में शायद, 20 का तो कोरोना की वजह से थोड़ा सिस्टम खराब हो गया था, 21 में प्रमोट हो ही रहे हैं बच्चे कंटिन्यू, तो उस पेपर में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, है ना। तो अब जो असहजीवी फास्फोरस देने वाले हैं वो दो तीन हैं, जैसे एक तो PSB हो गया, और एक PSB के बाद में PSF हो गया, और एक जो है PSA हो गया। अब आपने देखा होगा एक शब्द अंतर आ रहा है इनमें शब्द में, इसमें B अलग आ रहा है, इसमें F अलग आ रहा है, इसमें A अलग आ रहा है, और बाकी ये एक जैसे ही आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका फास्फोरस सोलुबलाइजर बैक्टीरिया, फास्फोरस सोलुबलाइजर बैक्टीरिया, इसको बोलेंगे फास्फोरस घोलक जीवाणु। यानी ऐसे जीवाणु जो फास्फोरस को घोलकर, क्योंकि फास्फोरस अप्राप्य अवस्था में रहता है मृदा में ज्यादातर, उसको घोलकर और पौधों को दे रहे हैं, तो फास्फोरस घुलनशील या घोलक, बी फॉर बैक्टीरिया यानी जीवाणु। शायद मेरे ख्याल से PSB की फुल फॉर्म इनसे पूछी गई थी वार्षिक एग्जाम में भी, है ना। एक बार NDDB की पूछी हुई है, एक बार पूसा की भी पूछी हुई है, फिप्स ऑफ यूएस से, है ना। तो PSB फास्फोरस को घोलकर जीवाणु उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें जो आपके जीवाणु आ जाएंगे वो कौन से आ जाएंगे? बेसिलस वाली आ जाएंगे। कौन कौन से? जैसे आप लिखना चाहो, देखना चाहो तो बेसिलस पोलीमिक्सा, बेसिलस मेगाथीरियम, बेसिलस पोलीमिक्सा, बेसिलस मेगाथीरियम। किस्मत खराब हो यहां से क्वेश्चन उठाने लग जाए तो देख लेना। पोलीमिक्सा, मेगाथीरियम, और एक शुडोमोनाश होता है। ये ऐसे जीवाणु हैं जो आपके फास्फोरस को घोल घोल के पौधों को उपलब्ध कराएंगे। अब इसमें एक ही चीज चेंज हो रही है, इसमें F आ रहा है, यहाँ जीवाणु की जगह अभी इसमें क्या कर देंगे अपन सीधा सीधा ही, PSF का मतलब हो जाएगा फास्फोरस घोलक फफूंद, F और फंगस, फफूंद आ जाएगी इसमें। तो फफूंद में जैसे एस्परजिलस अवामोरी, एस्परजिलस कैंडिडस आ जाएगी। एस्परजिलस कवक होती है ना, एस्परजिलस
एस्परजिलस अवामोरी और एस्परजिलस कैंडिडस। कैंडिडस। एस्परजिलस नाइगर से क्या होता है, ये बायो वाले बच्चों को पूछा जा सकता है जेट में। एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर से मूंगफली में जो है कॉलर रोट या जड़गलन रोग होता है, कॉलर रोट। जबकि मूंगफली में जो है आपका अफ्लाटोक्सिन किससे होता है, अफ्लाटोक्सिन। मूंगफली में अफ्लाटोक्सिन होता है एस्परजिलस फ्लेविश, वो होगा आपका फ्लेविश से। किससे होगा, फ्लेविश से। लेकिन एस्परजिलस नाइजर से कौन सा हो जाएगा आपका कॉलर रोट। और यहां क्या है, एस्परजिलस अवामोरी, एस्परजिलस कैंडिडस, ये लाभदायक जो है फफूंद है जो फास्फोरस को घोलकर पौधों को उपलब्ध कराती है। और लास्ट में आ जाएगा आपका ए का मतलब यहां क्या हो गया भाई, ए का मतलब हो गया फास्फोरस सोलुबलाइजर एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज। तो यहाँ एग्जाम्पल एक्टिनोमाइसिटीज ही होता है, एक्टिनोमाइसिटीज स्पीसीज, ये भी एक्टिनोमाइसिटीज भी फास्फोरस को गोल गोल के। तो दोस्तों दो चीजें इसमें याद रखनी है, पहली तो ये सहजीवी असहजीवी अलग अलग, दूसरी ये कि नत्रजन कौन दे रहे हैं, फास्फोरस कौन सी दे रहे हैं, और तीसरी ये कि दलहन में कौन सा है और खाद्यान्नों में कौन सा है, रबी खरीफ अलग कर लेंगे। और चौथी चीज ये कि धान के लिए दो है, एजोला और आपका नील हरित शेवाल। नील हरित शेवाल की आप वो देख लेंगे। फिर इसके बाद में राइजोबियम की जो सारणी है उसको पढ़ लेंगे बस इस चैप्टर में। इन सब के अलावा जो बाहर से और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे उर्वरक फर्टिलाइजर।